नमस्कार भैया और बहनी। और गाड़ी चलाने के लिए लगता है फ्यूल, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे क्या होता है एटम एंड मॉलिक्यूल। या साथियों, जैसा कि आप जानते हो क्लास 9th के साइंस का तीसरा चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके हम सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं केवल इस एक वीडियो में। आइए चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को, और इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। अब देखिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे एटम के बारे में। अब सबसे पहले हम समझते हैं इसके नाम को। तो इसके नाम में आ रहा है एटम एंड मॉलिक्यूल। अब ये दोनों होते क्या हैं इसको जानते हैं। तो देखिए एटम हम किसे कहते हैं, तो एटम भैया होता है इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है उसका जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसी को हम एटम कहते हैं। अब जैसे कि इसको आप सिंपल से एक भाषा में समझिए, जैसे कि आप लैट्रिन वैट्रिन करने जाते होगे बाहर खेत वोत में, तो आप खेत में जब जाते हो तो एक ढेला इसे उठा लेते होगे। तो जो ढेला उठाते हो, और ढेला किसे कहते हैं नहीं जानते। जैसे कि आप जब जाते होगे लैट्रिन करने तो अपने दोस्तों के साथ जाते होगे, तो वो भी कहीं लैट्रिन करता होगा, तो ढेलवा उठा के उसी के लैट्रिन में मारते हो। तो वही जो ढेलवा जो चीज़ मारते हो ना, उसी को हम ढेला कहते हैं, यानी कि पत्थर। अब जो पत्थर होता है ना, पत्थर का अगर आप एक छोटा सा भाग निकालोगे, एकदम छोटा सा, एकदम मतलब अब उससे ज़्यादा उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इतना छोटा उसका पार्टिकल निकाल लिए, तो उसी पार्टिकल को हम उसका एटम कहेंगे। समझ गए क्या होता है एटम। ये जो एटम होता है, ये एटम ही भैया डिसाइड करता है कि वो जो एलिमेंट है उसका कैरेक्टर किस तरीके से होगा। यानी कि जैसे पानी आप देखोगे तो पानी भैया बह जाता है, तो यानी कि उसके एटम में ऐसी कोई खासियत होगी जो कि उसको बहने लायक बना देता है। दीवार है, दीवार इतनी स्ट्रांग होती है, यानी कि उसमें ऐसी कुछ खासियत होगी जो कि मतलब उसको इतना स्ट्रांग बनाता है। आपका फ़ोन है, फ़ोन का जो सबसे छोटा भाग होगा ना, वो भी एटम ही कहलाएगा। समझिए क्या होता है एटम। अब समझते हैं क्या होता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल भैया उसे कहते हैं, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हो, जब एटम मिलकर कोई दूसरी चीज बना लेता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन हम समझते हैं कैसे क्या होता है, बस एटम को समझिए। और यहाँ पर अब हम समझते हैं क्या होता है कंपाउंड, और मॉलिक्यूल क्या होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे H2O है। H2O का मतलब क्या होता है, पानी यानी कि वाटर, ये आप जानते होंगे। H2 का मतलब होता है यानी कि दो हाइड्रोजन, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, O का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो जब दो हाइड्रोजन मिलते हैं और एक ऑक्सीजन मिलते हैं, तब जाकर पानी बनाता है, वाटर बनाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तब जाकर एक ठो पानी का मॉलिक्यूल बनता है। समझ गए। यानी कि ये जो चीज़ बनी है ना, इसी को हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं। जब एटम मिलकर कोई चीज़ बना लेता है उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल है। समझ गए। यहाँ पर क्या है भाई, ये देखिए, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखोगे तीन एटम मिलकर कोई दूसरी चीज़ बना ले रहे हैं। यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन भी हवा है, ऑक्सीजन भी हवा है। क्या है, यानी कि दोनों गैस हैं। तो गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लिक्विड वाला चीज़ बना रहे हैं, पानी बना दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भैया मॉलिक्यूल। क्या होता है मॉलिक्यूल, समझ गए। जब एटम मिलकर कोई दूसरी चीज़ बनाता है उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको आप दूसरे वर्ड में भी कह सकते हो, जो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट होता है उसको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अभी सर वो कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड हम उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है। अब इसी वाटर के मॉलिक्यूल को आप खूब ढेर कुल ले कर दो, अरबों खरबों कर दो, तो एक अजूरी पानी मिल जाएगा आपको। और कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एक लोटा पानी मिल जाएगा। समझ गए। तो ये जो एक लोटा एक अजूरी पानी है, यहाँ पर क्या है, खूब ढेर कुल हमने मॉलिक्यूल लिया है वाटर के, तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। समझ गए। तो कंपाउंड का सबसे छोटा भाग मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का सबसे छोटा भाग एटम। तो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड क्या होता है ये जान गए होंगे। अब समझते हैं हम क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देखोगे जी हाइड्रोजन है दो ठो, वो ऑक्सीजन साथ आकर जुड़ गए हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन वो कहेगा हे हाइड्रोजन इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, दोनों हाइड्रोजन इधर आओ। अब ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो ऑक्सीजन कहेगा नहीं। तो ये दोनों कैसे आपस में आकर जुड़ के पानी बना लिए, इसके बेस पर भैया कुछ लॉ दिए गए जिसको कि हम लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक लॉ का नाम है लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो इन साइंटिस्ट ने दिया था, ये नमो उनका लिखा है। पढ़ने में नहीं आता नमो, इतना कठिन नमो रख लेते हैं। मुझे भी पता, आपको भी नहीं पढ़ने मारा होगा, कैसे कैसे पढ़ लेना। दूसरा का लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, इसको दिए थे ये साइंटिस्ट ने, ये नमो लिखा है। पढ़ने में नहीं आ रहा था लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों लॉ को हम समझते हैं क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम उसे कहते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। यानी कि जो मास होता है ना, उसको तो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ मास का मतलब बहुत लोग नहीं समझ रहे होंगे, बहुत लोग खाए वाला मास समझ रहे होंगे। मास हम उसे कहते हैं कोई भी चीज एलिमेंट है, मान लीजिए ढेला है, तो उस ढेला में कितना पार्टिकल्स भरा हुआ है उसी का हम उसका मास कहते हैं। कितना एटम ओटम भरा हुआ है उसी का हम उसका मास कहते हैं। तो मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि भैया H2O है यानी कि पानी, तो ये कैसे बनता है? तो H2 + O2, तो ये मिलकर क्या बना लेता है? H2O यानी कि पानी बना लेता है। तो यहाँ पर जितना होगा, इसको आप जानते ही हो, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, आगे चल के आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको हम इधर जो रहता है इसको हम रिएक्टेंट करते हैं, यानी जो रिएक्ट कर रहा है। तो ये रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये इधर जितना चीज़ होगा ना, उतना ही चीज़ इधर भी होगा। तो यहाँ पर देखोगे जितना इधर है उतना इधर भी है। तो मास कैन नेदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, यानी जितना इधर होगा वो उतना इधर भी होगा। समझ गए? तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन देखिए, इन द कंपाउंड एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसका मतलब नहीं समझोगे, आप समझिए। यानी कि यहाँ पर जो कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब क्या है? जैसे कि आप पानी ले लो, तो वो जो एक अजूरी पानी लिए वो क्या है? कंपाउंड है। कंपाउंड बनता कैसे? मॉलिक्यूल को मिलाकर बनता है। तो ये जो कंपाउंड होता है ना, उसमें जो एलिमेंट है वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमेशा रहते हैं। जैसे कि पानी के एग्जांपल ले लेते हैं, तो पानी कैसे बनता है? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है। पानी बनता है H2O से। H2 का मतलब क्या है? यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या है? देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तब पानी बनता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भैया 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी को हम डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। समझ गए? यानी कि हमेशा केवल जब 2 हाइड्रोजन रहेंगे और 1 ऑक्सीजन रहेगा तभी पानी बनाएगा। इसी को हम डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि अगर आप चाहे गटर का पानी ले लो, चाहे लैट्रिन का पानी ले लो, दूसरे का मत लेना अपने, ठीक है, और चाहे कहीं गढ़ा का पानी ले लो, चाहे अमेरिका का पानी ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, वो जो पानी लोगे अगर उसको आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे तो आप यही देखोगे कि भैया जो ऑक्सीजन है उससे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। यानी कि हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में, भैया चाहे अमेरिका में देख रहे हैं तब भी, चाहे इंडिया में देख रहे हैं तब भी जो पानी है उसका जो प्रोपोर्शन है ना, यानी कि जो पानी बन रहा है वो H यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बन रहा है। इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। समझ गए? इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको आप मैथमेटिकली देख लीजिए। जैसे कि जो हाइड्रोजन होता है उसका जो मास होता है ना, वो 1 AMU के बराबर होता है, 1 AMU। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 AMU। और यहाँ पर देखो जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन भैया 16 AMU के बराबर होता है। अब ये AMU क्या होता है ना, इसको हम आगे अभी समझेंगे। तो ये 16 AMU के बराबर होता है, AMU, ठीक है, AMU। तो ये 16 AMU के बराबर होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है तो ये 16 ही रह जाएगा, 16 AMU। अब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, तो कितना आ गया? 1:8 आ गया। तो ये जो 1:8 है यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी कि आप कहीं का भी पानी ले लोगे तो उसका 1:8 ही आएगा हमेशा, चाहे जहाँ ले लो। समझ गए? तो इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब अगला टॉपिक आता है हमारा जॉन डॉल्टन फुफ्फा के बारे में। अब ये जो जॉन डॉल्टन फुफ्फा थे ये कुछ इस तरीके से दिखते थे, हालांकि मेरे फुफ्फा नहीं थे, किसी न किसी को तो होंगे। तो देखिए ये जो जॉन डॉल्टन फुफ्फा थे ना, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने भैया डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है इसी के बारे में समझना है। अब यहाँ पर इसके नाम पे अगर आप फोकस करोगे, देखिए इनका नाम था जॉन डॉल्टन, तो इन्होंने भैया अपने ही नाम पे
डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रख दी क्योंकि इनके नाम में डाल्टन आता था। समझ गए। अब इन्होंने क्या खोज किया था, तो इन्होंने भैया जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो इन्हीं दोनों जो लॉ हैं इनको भैया ये विस्तार से बताए थे, यानी कि और अच्छे से बताए थे। और अच्छे से बताते बताते अपने भी कुछ पॉइंट उसमें ऐड किए थे। वो कुछ पॉइंट इस तरीके से हैं और इन पॉइंट को हम पॉस्टुलेट भी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले भैया डाल्टन के पॉस्टुलेट बताओ, तो आपको यही 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जॉन डाल्टन ने क्या क्या बताया था, अब इसको समझते हैं, बहुत आसान है। देखिए जॉन डाल्टन ने कहा था भैया, पहला पॉइंट है ऑल मैटर, जितने भी दुनिया में मैटर हैं, इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। जितने भी दुनिया में मैटर हैं वो सभी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बने हैं और उन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। समझ गए, यही बताया था ये। दूसरा पॉइंट आता है एटम आर इनडिविजिबल। जो एटम होते हैं वो इनडिविजिबल होते हैं, यानी कि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कौनो ढेला वाला ले लो तो उस ढेला का इतना छोटा भाग लो ना कि उससे ज़्यादा आप डिवाइड ही ना कर पाओ उसे, उसी को हम एटम कहते हैं। तो एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, जिसको कि ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो आप ध्यान से देखोगे ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट भैया आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही निकाल के दिए हैं डाल्टन, ठीक, डाल्टन ने। तीसरा पॉइंट आता है एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट। कोई भी एटम है किसी एक एलिमेंट का, आर आइडेंटिकल इन मास, वो जो रहेगा वो मास में सेम रहेगा एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम रहेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम हैं वो सब एक आकार के रहेंगे और उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी एक का तरह का रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। समझ गए। जैसे कि मान लेते हैं हमने एक ठो सिल्वर का कौनो डिब्बा ले लिया, ये सिल्वर का डिब्बा है, तो इसके अंदर अरबों खरबों एटम होंगे। वो जितने भी अरबों खरबों एटम होंगे वो सब का मास सेम होगा, यानी कि आकार सेम होगा, कितने बड़े हैं वो सेम रहेगा, सभी एटम एक सेम आकार के रहेंगे। दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, यानी कि मान लीजिए कोई मान लीजिए इस डिब्बे को हमने किसी केमिकल में डाल दिया और उससे मान लीजिए रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि खाली 2 या 4 एटम रिएक्ट करेंगे और कुल कहेंगे नहीं हम ना रिएक्ट करब, ऐसा नहीं है। अगर एक एटम रिएक्ट करेगा तो कुल एटम रिएक्ट करेंगे, यानी कि सभी का जो केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम है प्लस आकार सेम है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट डाल्टन ने ये बताया था एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि हमने 2 एलिमेंट ले लिए, डिफरेंट एलिमेंट ले लिए, हैव डिफरेंट मासेस, उनके जो एटम का मास है वो डिफरेंट रहेगा। समझ गए। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमने एक ठो सिल्वर का डिब्बा ले लिया, दूसरी जगह हमने ले लिया गोल्ड का डिब्बा, तो ये है गोल्ड का डिब्बा और ये है सिल्वर का डिब्बा, ठीक है, सिल्वर। तो इसके अंदर कई सारे ऐसे एटम होंगे, अरबों खरबों एटम होंगे, ठीक है, अरबों खरबों एटम इसके अंदर भी होंगे। तो देखिए जो अब ये जो सिल्वर का डिब्बा का जो एटम है उसका भैया कुछ और आकार रहेगा और गोल्ड का जो सिल्वर का डिब्बा का एटम है उसका कुछ और आकार रहेगा, यानी कि ये दोनों का एटम का जो आकार है, जो मास है वो सेम नहीं रहेगा, प्लस इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं रहेगी। अगर भैया देखिए कौनो दूसरा आप एलिमेंट लेते हो, कौनो दूसरा मैटर लेते हो, 2 अलग अलग मैटर लेते हो, तो उनके जो एटम होंगे दोनों अलग अलग होंगे, एटम होंगे, उनका आकार अलग होगा प्लस उनके केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। तो चौथे पॉइंट में ये बताया था। जैसे कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर के अंदर जितने भी एटम होंगे उनका आकार सेम होगा। लेकिन अगर हम यही बात कर लें, ये चड्ढी, इस चड्ढी का अगर हम एटम की बात कर लें तो इस चड्ढी के एटम अलग अलग होंगे। अब देखिए ये जो मार्कर है, इस मार्कर को हम ऐसे फैला नहीं सकते, ठीक, लेकिन अगर इसी चड्ढी को हम फैलाएं तो ये फैल जाएगा। अरे राम रे, तो फाट गया, अब क्या पहनूंगा मैं, छोड़िए। देखिए मतलब उस चड्ढी के जो एटम होंगे उसका आकार सेम होगा और इस जो मार्कर है, इस मार्कर में जितने एटम होंगे उनका आकार सेम होगा। लेकिन चड्ढी और अगर हम इस मार्कर को कंपेयर करें तो चड्ढी के जो एटम होंगे वो क्या पता थोड़े बड़े साइज के हों, इसके क्या पता थोड़े छोटे साइज के हों। तो यही होता है, अगर डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो उसके जो एटम होंगे उसमें छोटा बड़ा आ सकता है, प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकती है। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। तो 5वें पॉइंट में डाल्टन फुफ्फा हमें ये बताते हैं, कहते हैं कि जो एटम होता है वो कंबाइन करता है इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर
टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड को बनाने के लिए, यानी कि जब एटम कंपाउंड बनाता है तो भैया वो एक स्मॉल होल नंबर में उसका रेशियो बनता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया एक कंपाउंड H2O, यानी कि हमने मान लीजिए पानी ले लिया, वो भी क्या है, कंपाउंड है, तो हमने H2O ले लिया। तो यहाँ पर जो ये H2O बना है ना, वो एक रेशियो में बनता है, और वो जो रेशियो रहता है वो एक स्मॉल होल नंबर रहता है। स्मॉल होल नंबर का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब होल नंबर है। तो यहाँ पर अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या निकलेगा रेशियो? तो इसका रेशियो निकलेगा भैया, एक ऑक्सीजन है, एक को हम लिख लेते हैं ऊपर, और निचवा क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन 2 ठो है तो 2 ठो लिख देंगे, तो 2 ठो हो गया। देखिए यहाँ पर 1 और 2 ये क्या है, स्मॉल, छोटे छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, कौनो चीज़ अगर डिवाइड में लिखा तो उसको आप रेशियो में भी तो लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे 1/2 ये एक रेशियो में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो रेशियो में लिखा होता है वो एक स्मॉल होल नंबर होता है। तो 5वें पॉइंट में यही डाल्टन फफ्फा बताते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर O2 क्या है, O2 यानी कि ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन है तो 2 को ऊपर लिख लीजिए। C क्या है, 1 है, कार्बन 1 ठो है, तो देखिए 2/1 हो गया, ये भी रेशियो में है। तो जो रेशियो में आता है वो एक स्मॉल होल नंबर रहता है। अब ऐसा नहीं होगा कि कभो कभार हो जाए 2.51 यानी कि 2.5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि कब कब 3.5 आ जाए, ऐसा कभी नहीं आता। अगर आएगा तो एक स्मॉल होल नंबर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। इसी तरीके से आता है, कभी भी 2.5, 3.5, 7.5 ऐसा कभी भी आपको नहीं मिलेगा रेशियो में। समझ गए? तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पर 2.5 नहीं होगा, यहाँ पर केवल 2/1 ही रहेगा। अब आ गया होगा 5वां पॉइंट आपको समझ में। अब चलते हैं 6वें पॉइंट की तरफ। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड के अंदर जो नंबर है एटम का वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि सेम रहेगा, और काइंड ऑफ एटम, कितने प्रकार के एटम हैं वो भी हमेशा सेम रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने ले लिया एक ठो कोनो कंपाउंड H2O आसान है इसलिए इसका हम एग्जांपल एक समझा रहे हैं, ये आपको बुक में भी हर जगह दिया गया है। तो H2O यानी कि पानी है। तो यहाँ पर आप देखोगे काइंड ऑफ एटम, कितने प्रकार के एटम हैं, तो 2 प्रकार के, एक ठो ऑक्सीजन है, एक ठो हाइड्रोजन है, तो 2 प्रकार के एटम हैं। दूसरा का रिलेटिव नंबर, कितने नंबर है इसके, तो भैया 2 हाइड्रोजन है, एक ठो ऑक्सीजन है, तो ये रिलेटिव नंबर हो गया। तो ये हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दुनिया का कहीं भी पानी उठा लोगे ना तो वो ये हमेशा सेम रहेगा, चाहे आप अपनी टंकी का पानी उठा लो, चाहे लेटरिन के उठा लो, चाहे गढ़ा का उठा लो, चाहे चांद का पानी उठा लो। पता नहीं चांद पे है कि नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। कभी कभी कौनों वाली छोड़ के चली जाती है तो उसका दिल पानी पानी हो जाता है, तो चाहे वही पनिया उठा लो, उसमें भी जो H का वैल्यू है वो 2 रहेगा और O का वैल्यू 1 रहेगा। समझ गए? तो यही होता है भैया 6वें पॉइंट में डाल्टन फफ्फा ने बताया था कि जो रिलेटिव नंबर रहेगा और काइंड ऑफ एटम रहेंगे वो हमेशा सेम रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कभी कभार H3 और O बन के पानी बना ले, कभी भी पानी बनेगा ही नहीं। कभी ऐसा नहीं होगा H2 O2 मिल के पानी बना ले, ऐसे कभी नहीं होगा। पानी हमेशा तभी बनेगा दुनिया में चाहे जहाँ हो, जब 2 हाइड्रोजन रहेगा और 1 ऑक्सीजन रहेगा, तब पानी बनेगा। तो यही चीज़ यह हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन 6 पार्सुलेट के बारे में, आई होप आप समझे होंगे इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अब बारी आती है क्या होता है एटम। तो देखिए एटम तो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, लेकिन अब बुक में दिया गया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर। और एटम के हम ये भी जानेंगे कि इसकी साइज क्या होती है और एटम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए ये जो एटम होता है, एटम आप जानते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है। और ये जो एटम होता है वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कुछ एटम होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यानी कि अकेले होते हैं, कुछ एटम जो होते हैं वो भैया दुकेले होते हैं। दुकेले का मतलब कुछ एटम भैया अकेले एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, कुछ एटम होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में दुकेले एग्जिस्ट करते हैं। जैसे भैया अगर हम बात कर लें हीलियम की, तो हीलियम का जो एटम होता है वो अकेले ही पाया जाता है कहीं भी अगर आप देख लोगे। और अगर वहीं हम बात कर लें ऑक्सीजन की यानी कि O2 की, तो ये जो O2 होता है ये बनता कैसे है, तो ये बनता है भैया 2 एटम को मिलाकर, यानी कि ऑक्सीजन का जब 2 एटम मिलेगा ना तब जाकर ऑक्सीजन बनता है। अब ऐसा नहीं केवल एक ऑक्सीजन ऐसे इन्वायरमेंट में फ्रीली ऐसे घूमता रहेगा, आवा भैया,
ऐसा नहीं होता है। और जब तक भैया 2 ही एटम नहीं मिलेंगे तब तक ऑक्सीजन बनता नहीं है। वही बात कर लें हाइड्रोजन की, तो ये जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी भैया देखिए 2 लगा है, यानी कि 2 ही एटम। जब तक 2 ही एटम हाइड्रोजन के मिलेंगे नहीं तब तक हाइड्रोजन बनता नहीं है। समझ गए? तो कुछ एटम होते हैं जो दुकेले एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, कुछ अकेले एग्जिस्ट करते हैं। अब आप जान गए होंगे, यही जो एटम होते हैं टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यही एटम भैया केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट यानी कि जाते हैं। अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको बहुत छोटे लेवल पे देखोगे तो उसमें यही एटम की वजह से रिएक्शन होता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एटम के रेडियस के बारे में, यानी कि एटम की साइज कितनी होती है। तो जो रेडियस ऑफ एटम होता है ना, उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, जैसे आप सर्कल देखोगे तो सर्कल में यही चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो वैसे ही एटम का जो रेडियस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और इस एटॉमिक रेडियस को, यानी कि जो एटम का साइज होता है उसको हम नैनोमीटर में काउंट करते हैं। नैनोमीटर का मतलब समझ रहे हो कितना छोटा, समझ गए? अब ये जो एटम का रेडियस होता है ना वो 10⁻⁹ मीटर होता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई एटम है, ये जो एटम होता है ना रियल में ये स्फेरिकल शेप का होता है, कुछ इस तरीके से, ठीक, स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये जो एटम होता है, अगर इसके हम रेडियस की बात कर लें, अब स्फेरिकल शेप का तो उसका कुछ रेडियस होगा, तो ये जो रेडियस होता है ये 10⁻⁹ मीटर होता है। अब ये जो 10⁻⁹ मीटर होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, कुछ ज़्यादा छोटा होता है। यानी कि अगर हम बात कर लें इतना बोर्ड का, हम अगर मैं ले लेता हूँ ना, केवल इतना बोर्ड ले लेता हूँ जितना इस सर्कल के अंदर है, तो इतने के ही अंदर अरबों खरबों एटम आ जाएंगे। समझ गए? तो आप समझ सकते हो कितना छोटा एटम होता है। तो एटम के रेडियस के बारे में हम जान गए, एटम का रेडियस 10⁻⁹ मीटर होता है, ये याद रखे रहिएगा। अब हम बात करते हैं सिंबल ऑफ एटम के बारे में। अब जैसे कि आप जानते हो सिंबल का मतलब क्या है, यानी कि हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम है तो उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर का एटम है तो उसको हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल्यूमिनियम को भैया हम Al से डिनोट करते हैं। और देखिए इसका कुछ रूल होता है रिप्रेजेंट करने का सिंबल का। जैसे कि अगर आप कभी भी कोई भी एटम लिखते हो, उसका सिंबल लिखते हो, तो सबसे पहला जो वर्ड रहेगा उसको कैपिटल लिखेंगे और दूसरा वाला वर्ड स्मॉल में लिखेंगे। यहाँ एल्यूमिनियम में भी देखोगे ए बड़ा सा है, एल छोटा सा है। ये हो गया। हाइड्रोजन अकेला, इसलिए इसको हम बड़े से ही लिखेंगे, ठीक, एच को। तो आप इतना दो इसका जान गए क्या होता है रूल। अब आप देखोगे यहाँ पर CO लिखा गया है। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ CO में देखोगे C और O दोनों कैपिटल से है। तो कभी भी अगर हम 2 एटम को लिखते हैं और वो दोनों एटम अलग अलग होते हैं तब उन दोनों को हम कैपिटल में लिखते हैं, क्योंकि भाई दोनों अलग अलग एटम हैं तो उनको हम दोनों को कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर से। वहीं बात कर लें हम कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट को भी हम CO से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोबाल्ट केवल एक एटम है तो इसलिए कोबाल्ट को हम पहला वाला C को बड़े से लिखेंगे और O को छोटे से लिखेंगे। ये सिंबल इसलिए बनाया गया है, अगर कहीं हाइड्रोजन लिखना है तो बार बार इतना बड़ा हाइड्रोजन लिखो, इतना बड़ा एल्यूमिनियम लिखो, इतना बड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड लिखो, ऐसे बढ़िया सीधा लिख दो H झीन के ऐसे लिख दो Al, काम हो गया। तो एग्जामिनर रहेगा, कोई भी रहेगा, वो जान जाएगा कि भैया यहाँ एल्यूमिनियम की बात की जा रही है। अब निजी लाइफ में भी हम लोग के भी होता है, जैसे अगर मान लीजिए किसी का नाम बहुत बड़ा भारी भरकम है, किसी का नाम है मखनचू लाल गजोधर। अब इतना बड़ा किसी का नाम है तो इतना बड़ा नाम बुलाओगे क्या हमेशा, ए मखनचू लाल गजोधर इधर आओ ऐसा थोड़ी ना होगा। तो आप कहोगे ए सरवैया हो रे ए कुकुरैया हो, ए भगवती धरैया हो। तो इस तरीके से आप उसका नाम बुला सकते हो। यहाँ भगवती धरा से काम बन गया, सरवा से हे रे यहाँ, तो इस तरीके से बुला दो, केवल रे बुला के उसको बुला सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंबल दे दिया उसको, एक रिप्रेजेंट कर दिया, वो सुन भी लेगा, ये बीच को पड़वैया। तो इस तरीके से हम बुला सकते हैं। वैसे इसको भी भैया छोटे लगने के लिए हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं हट कर रहा था, पता लग किसी का नाम मखनचू लाल गजोधर हो, वो गुस्सा आ जाए उसको। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे आयरन को ले लोगे, आयरन मतलब लोहा, अगर लोहा को रिप्रेजेंट करना है तो Fe से रिप्रेजेंट किया जाता है। सिल्वर का देख लोगे तो सिल्वर का होता है भैया, सिल्वर का होता है Ag, गोल्ड का होता है भैया Au। तो अगर आप इसमें देखोगे कहूँ AgAu आ नहीं रहा है, लेकिन तो भैया आपको ये याद करना पड़ेगा। अब सिल्वर और गोल्ड का कैसे याद करें ये मैं बता दूं। देखिए जब किसी की शादी उदी हो जाती है, तो जब मेहरारू आ जाती है घर पे ना, तो शुरुआत में क्या होता है, तो ऐसे प्यार से बड़े बुलाती है, कहती है ए जी चांदी ले आइए। चांदी का मतलब क्या है, सिल्वर। क्या बुलाएगी, ए जी। साइंटिस्टों ने भी सोचा यार मेरी वाली मुझे क्या बुलाती है, ए जी, हाँ ए जी रख दे, सही रहेगा। तो वैसे ए जी पर रख दिया गया सिल्वर। कभी कभार AU बुलाती, AU इधर आइए। तो AU से हमने जब गोल्ड वोल्ड मंगाना हो तो और प्यार से बुलाएंगे, AU इधर आइए।
तो AU बुलाती है, तो इसलिए साइंटिस्टों ने AU यानी कि गोल्ड को AU रख दिया। समझ गए, ये ट्रिक है, इस तरीके से आप बनाओ ना कि याद कर सकते हो। तो अब हमने समझ लिया क्या होता है एटम, उसका रेडियस क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे हम समझते हैं क्या होता है एटॉमिक मास। तो देखिए अब बात करते हैं हम एटॉमिक मास के बारे में। ये चैप्टर की जान है और यही से क्वेश्चन आता है और यही सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक है, ये जान जाओ, लेकिन आपको आसानी समझ में आ जाएगा क्योंकि पढ़ा कौन रहा है। अब देखिए ये जो एटॉमिक मास होता है इसकी चर्चा किए थे भैया फुफ्फा जी, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अब ये जो एटॉमिक मास ये होता क्या है, तो ये होता है भैया मास ऑफ एन एटम। जो मास होता है एटम का उसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ये जो मास होता है एटम का ना, इसकी जो यूनिट होती है वो भैया की जाती है AMU और U में। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, U का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट, दोनों का मतलब एक के है। समझ गए, तो इसकी यूनिट क्या होती है जान गए। अब आप यहाँ पर यूनिट का मतलब समझो क्या होता है। जैसे कोई आदमी पैदा हुआ होगा तब उसने क्या किया होगा, उसको समझना होगा कि भैया हम किससे इसको कंपेयर करें। कोई भी वस्तु है तो उसने क्या किया होगा, एक हाथ पे इसे कोनो ईंटा उटा रखा होगा, पाथर उथर, फिर दूसरे हाथ पे भी ईंटा उटा रखा होगा। देखा होगा ये वाला ईंटा थोड़ा ज़्यादा भारी है इस वाले से, तो यहाँ पर देखा होगा ज़्यादा भारी है, तो इसको एक यूनिट बना दिया होगा। हाँ भैया अगर इतना भारी रहेगा यानी कि हम इसको 1 किलोग्राम कह देंगे, ठीक है। और ये वाला ज़्यादा भारी है, इसका दुगना भारी है, तो इसको हम 2 किलोग्राम कह देंगे। फिर एक पाथर उथर लिया होगा, फिर देखा होगा हाँ भैया ये वाला आधा है इसके वेट के, यानी इसको आधा किलोग्राम कह देंगे। तो इस तरीके से एक यूनिट बनी किलोग्राम। ये हमारी निजी लाइफ में होता है। लेकिन अब आप सोचो जो एटम ओटम होता है वो सर्वत बहुत छोटा होता है, भगवती धरा आँखियों से नहीं दिखाई देता, इतना छोटा होता है। तो आप सोचो अब उसको जोखने के लिए क्या किया जाएगा, तो उसको जोखने के लिए बनाया गया भैया यूनिट, जिसको कि हम कहते हैं AMU। जैसे कि kg एक यूनिट है, वैसे AMU भी एक यूनिट है जो कि एटम ओटम के लिए होती है। जो एक AMU होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखो, अब यहां से आपको समझना है कि ये जो AMU है ना, ये बनाया क्यों गया, साइंटिफिक ने क्यों बनाया। तो आप देखो जैसे कि वेट ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात कर लें, एक हाइड्रोजन का जो एटम का वेट होता है वो कुछ इतना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। अब इतना याद करने से बढ़िया अगर आप ऐसे याद कर लो 1 AMU, ये आसान है कि ये वाला आसान है, तो 1 AMU आसान है। तो अगर आप कह दोगे कि भैया हाइड्रोजन का जो मास होता है ना वो 1 AMU होता है, तो ये वाला आसान है। और पता लगे एक याद करने चले, दुनिया में 118 एलिमेंट है, कितना के याद करोगे। यहाँ अपनी वाली बर्थडे नहीं याद रहता, गरियाने लगती है जब संझवा तक, तो इसको कहाँ से याद कर पाओगे। वैसे अगर आप देखोगे CO2 का जो एटम होता है उसका जो वैल्यू होता है भैया 1.99 इंटू 10⁻⁻27। जो ऑक्सीजन होता है उसका जो वेट होता है, उसका जो मास होता है 2.66 इंटू 10⁻23 ग्राम। और इसे कहाँ तक याद करोगे। इससे बढ़िया अगर हम याद कर लें, कार्बन होता है उसका भैया होगा 12, ऑक्सीजन का होगा 16। अगर इस तरीके से हम याद कर लें, ये वाला आसान है, तो 12-16 याद करना आसान है कि इसको याद करना आसान है, 12-16 याद करना। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बनाया। अब बात करते हैं जैसे कि हमने क्या किया कि एक तराजू पे कुछ रख लेंगे गेहूं और इधर बटखरा लगा के उसको कंपेयर कर लेंगे, हाँ भैया अब बराबर हो गया, यानी कि 1 किलोग्राम का हो गया। अब हम समझते हैं कि जो एटम होता है, एटम को तो हम तराजू पर रख के जोख नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको एटम को हम किससे कंपेयर करेंगे। यहाँ तो हम बटखरा से कंपेयर कर ले रहे हैं, अब एटम को किससे कंपेयर करेंगे, यानी कि कैसे जानेंगे कि ये वाला एटम ज़्यादा बड़ा है कि ये वाला एटम ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हम एक एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम रहता है कार्बन। तो कार्बन के एटम से हम सबको कंपेयर करते हैं, सभी एटम को। ये जो कार्बन का जो कार्बन के जैसे जानते हो 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पर हम कार्बन 12 को हमेशा लेते हैं, कार्बन 13, 14 को नहीं लेते क्योंकि ये बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत रेयर में पाए जाते हैं। 99% यही पाया जाता है और ईंधन खाली 1% पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कार्बन 12 लेते हैं। अब आपको आइसोटोप नहीं समझ में आएगा, मैं जान रहा हूँ, ये सब आगे आप पढ़ोगे, यहाँ पर तो मैंने थोड़ी बहुत आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो यहाँ पर देखो हम कार्बन से सभी एटम को कंपेयर करते हैं। ये जो कार्बन होता है ना, ये कितने AMU के बराबर होता है ये जान जाओ। तो जो कार्बन 12 होता है ना, वो डायरेक्ट 12 AMU के बराबर होता है। यहाँ पर देखो 12 लिखा है तो ये 12 AMU के बराबर होगा। यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक ईजी चीज़ बना दिया कि भैया कार्बन 12 है तो ये 12 AMU के बराबर होगा। अब हमें एक AMU की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे। आपके बुक में तरबूजा का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन मैं आसान करने के लिए इसी कार्बन का ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक ठो ले लिया कार्बन का एटम। अब कार्बन का जो एटम होता है वो 12 AMU के बराबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक AMU निकालना है। ये कार्बन का एटम है, ठीक है।
अब ये 12 AMU इसमें भरा है, अब हमें इसमें एक AMU निकालना है। हम समझेंगे कैसे एक AMU निकलता है। तो अगर इसको मैं भैया 12 पार्ट में से डिवाइड कर दूं इक्वली, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, मैंने 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर मान लीजिए इक्वली डिवाइड है, तो अगर मैं खाली एक ये चिप्पी निकाल लूँ, ये अगर मैं चिप्पी निकाल लूँ तो ये कितना होगा, ये एक AMU होगा, और ये भी भैया एक AMU, ये भी एक AMU, ये भी, इस तरीके से सारे एक AMU है। अगर पूरा टोटल मिला दोगे तो 12 AMU, लेकिन ये एक चिप्पी अगर लोगे तो ये कितना है, एक AMU है। तो इस तरीके से एक AMU की वैल्यू निकाली जा सकती है कार्बन 12 को अगर आप 12 पीस में अगर इक्वली डिवाइड कर दोगे। तो आप समझिए किस तरीके से एक AMU निकाला जाता है। तो एक AMU की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हो कितनी है, इसी तरीके से एक AMU की वैल्यू निकाला जाता है। तो एक AMU जो होता है कैसे निकाला जाता है, जो कार्बन का है यानी कि 12, कार्बन कितना है भैया 12 है, 12 AMU के बराबर अपॉन 1 यानी कि 1/12, इस तरीके से एक AMU की वैल्यू निकाली जाती है। यहाँ पर एक कार्बन का एटम था, उसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक AMU की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहाँ पर समझो किस तरीके से कंपेयर किया जाता है एटम को। जैसे कि मान लो ये यहाँ मान लेते हैं हम एक कार्बन का एटम है, ठीक है, कार्बन का एटम है, ये 12 AMU के बराबर होता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई और एटम है, कोई और एटम का मतलब जैसे कि हम ले लेते हैं ऑक्सीजन को, मान लीजिए हमने इधर ले लिया, तो जो ऑक्सीजन का एटम होता है उसका मास थोड़ा ज़्यादा होता है कार्बन वाले से, रियल में ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा बड़ा होगा। तो अब हमने देखा कि भैया ये वाला जो है ये रिचेस बड़ा है ऑक्सीजन व कार्बन से, ठीक है। तो अब हम कैसे इसको कंपेयर करेंगे, मान लीजिए मैंने देखा ये वाला कार्बन का एटम इतना बड़ा है, तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, तो हम कार्बन का एटम लाएंगे और देखेंगे कार्बन तो हम जानते हैं भैया 12 AMU का है, और ये वाला कितना बड़ा है, ये वाला इससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा सा मतलब 4 पॉइंट ज़्यादा बड़ा है इससे, तो हम इसको क्या कहेंगे 16 AMU कह देंगे, समझ गए ना। तो जो ऑक्सीजन होता है वो 16 AMU के बराबर होता है। तो इस तरीके से कंपेयर करके कार्बन एटम से सभी एटम को कंपेयर करके उसका AMU दिया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए हमें जितना एटम के बारे में पढ़ना था हम पढ़ लिए हैं, अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल्स के बारे में। अब आप जानते ही होंगे हमने शुरुआत में पढ़ा था कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो आप ये तो जानते होंगे मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल, दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जैसा होगा वैसा ही सब्सटेंस होगा, यानी कि अगर मॉलिक्यूल खूब टाइट है तो जो सब्सटेंस होगा वो बहुत टाइट होगा। जैसे आप आयरन यानी कि लोहा देखो, तो लोहा बहुत टाइट रहता है, बहुत मजबूत रहता है, मार दो कि कपड़वा फाट जाए। तो ये जो मॉलिक्यूल वो जो आयरन के हैं, लोहा के, वो बहुत टाइट होते हैं, इसलिए वो बहुत टाइट होता है, समझ गए ना। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल होता है इसका अगले पॉइंट पे आता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड दैट इज टाइटली बाई अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, जब यह दो या तो दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलते हैं उसको हम केमिकली बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जब दो एटम आपस में जुड़ गए तो उसको हम केमिकली बॉन्ड कहते हैं, और वो बहुत टाइटली जुड़े रहते हैं और उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आ जाता है। यानी कि जब दो एटम जुड़ेंगे उसको हम केमिकली बॉन्ड कहते हैं, बहुत टाइटली जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि दो एटम जुड़े हैं और उसको आप ऐसे नोच दो, नोचे नहीं पाओगे, बहुत टाइट रहता है। अब देखिए चलते हैं, अब हम क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है इसको समझते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट यानी कि जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है वो बनता है भैया सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने के बाद। इसका मतलब ये है कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, जैसे कि अगर आप पानी ले लो, तो अगर हम पानी ले लेते हैं जैसे H2O ले लो, तो ये H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये बनता कैसे है, तो ये भैया एक सेम टाइप ऑफ मतलब एक सेम टाइप ऑफ एटम के साथ बनता है। जैसे कि अगर आप पानी ले लो, तो पानी में जो H2O है, पानी चाहे जहाँ ले लो, गढ़ा का ले लो, लैट्रिन का ले लो, कहीं का भी ले लो, अपने घर का ले लो, अमेरिका के ले लो, इंडिया के ले लो, कहीं का भी ले लो, तो वहाँ का जो पानी लोगे तो ये कैसे बना होगा, तो बना होगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलाकर। तो ये जो यहाँ पर देखोगे 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो यानी कि कहीं भी अगर आप देखोगे दुनिया में पानी वो 3 एटम से ही मिलकर बना होगा।
तो ये जो एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में, वो हमेशा सेम रहेगा, ये बता रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूइंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल है, जब मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है, वो जितने एटम से मिलकर बना रहेगा उसको हम कहेंगे उसकी एटॉमिसिटी। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जो कि 2 एटम से मिलकर बना है, तो उसको हम कहेंगे उसकी भैया 2 एटॉमिसिटी है। मान लीजिए 3 से बना है तो उसको कहेंगे 3 एटॉमिसिटी है। लेकिन हम केमिस्ट्री में भैया 1 2 3 ये सब नहीं बोलते हैं, यहाँ पर हम कुछ और बोलते हैं, उसको आगे समझते हैं। इस देखिए अगला पॉइंट है मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटेन ओनली 1 एटम, केवल एक प्रकार के एटम से बने रहते हैं, उसको हम कहते हैं भैया मोनो एटॉमिक। मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक का मतलब आप जानते हो। जैसे कि हम ले लेते हैं हीलियम, तो हीलियम देखोगे क्या है, ये भैया एक क्या है, ये भैया एक मॉलिक्यूल है, तो ये केवल एक एटम से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसको हम मोनो एटॉमिक कहेंगे। मोनो का मतलब होता है एक। अब अगला पॉइंट आता है मॉलिक्यूल ऑफ सम एलिमेंट कंटेन 2 एटम, यानी कि वो 2 एटम से मिलकर बनता है, तो उसे हम कहते हैं डाई एटॉमिक। ठीक है, डाई, यहाँ पर डाई का मतलब होता है 2, एटॉमिक का मतलब जानते हो। इसका एग्जांपल है जैसे भैया O2, ऑक्सीजन को अगर आप देखोगे तो ये 2 एटम से मिलकर बनता है, यानी कि 2 O से मिलकर बनता है, तब ऑक्सीजन बनता है। ठीक, आप ले लो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी भैया 2 इसके एटम मिलते हैं तब जाकर हाइड्रोजन बनता है। आप ले लो नाइट्रोजन, तो N2 यानी कि 2 N मिलेंगे तब जाकर नाइट्रोजन बनता है। इस सब की इमेज आपको यहाँ सब दिख रही होगी, समझ गए। तो इसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक, जो 2 एटम से मिलकर बनता हो। अब आप कभी कभार आप मूड़ी खजुआओगे और कहोगे भैया अगर मान लो यहाँ पर 3 एटम आ जाए, यानी कि 3 एटम से मिलकर कोई मॉलिक्यूल बने, तब उसको क्या कहेंगे, तब उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक। यानी कि अगर 1 एटम से मिलकर बना है तो मोनो, 2 एटम से मिलकर बना है तो डाई, और 3 एटम से मिलकर बना है तो ट्राई। जैसे कि भैया हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं O3। O3 का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम, तो ये जो O3 होता है इसको हम कहते हैं भैया ओजोन। ये जो ओजोन होता है, ये भैया ओजोन की एक लेयर, एक परत पाई जाती है हमारे धरती के थोड़ा ऊपर। ये जो ओजोन लेयर होता है, ये लेयर हमारे धरती के ऊपर मौजूद रहता है, और ये भैया जो सूरज से गंदी किरण आती है उससे हमें बचाता है। सूरज से जो गंदी किरण आती है उसको हम यूवी रेज कहते हैं। अगर वो यूवी रेज हमारे शरीर पे पड़ जाए ना, हर जगह छाला वाला पड़ जाएगा, तभी फेयर लवली जो लड़की लगाती है कुल काम नहीं करेगा, कहाँ की यूवी रेज आने लगेगा। तो असली फेयर लवली ये ओजोन है, O3 है, समझ गए। तो अब देखिए ये जो ओजोन है बनता कैसे है, 3 ऑक्सीजन के एटम मिलाएंगे तो ओजोन बनता है, यानी कि ऐसे बनेगा कुछ, समझ गए। तो इस तरीके से ये कुछ बनता है, तो इसे हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक। अब मान लीजिए कभी कभार आप फिर से मूड़ी खजुआए और सोचे मान लो भैया 4 एटम से मिलकर बने, 5 एटम से मिलकर बने, तब क्या कहेंगे, अगर 4 5 6 7 8 कितने भी मतलब 3 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है तो उसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक। इसे हम कहेंगे ट्राई एटॉमिक, और 3 से ज़्यादा से मिलकर बने तो उसे हम कहेंगे पॉली एटॉमिक, समझ गए। अब पॉली एटॉमिक के एग्जाम्पल है जैसे भैया हो गया सल्फर। तो ये जो सल्फर होता है इसका एक मॉलिक्यूल 8 एटम जब मिलते हैं तब जाकर एक सल्फर का मॉलिक्यूल बनता है, तो इसे हम पॉली एटॉमिक कहेंगे। पॉली एटॉमिक कहेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे कि आप देख रहे होगे। तो आई होप आप समझे होंगे इतने कॉन्सेप्ट के बारे में। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो भी इसी का ही पार्ट रहेगा। तो अब हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर लिया था, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। तो ये होता क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि जो एटम होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के ज्वाइन टुगेदर, जब वो आपस में ज्वाइन होते हैं तो वो होते हैं इन डेफिनिट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, यानी कि जब 2 अलग अलग एटम हो, वो भी दूसरे एलिमेंट का, तो जब ज्वाइन होते हैं आपस में ना, तो एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं, और वही कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कंपाउंड है, ठीक है, H2O यानी कि पानी, वाटर एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो H2O है ना, H2O, तो यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन का एटम है और ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पर देखो कि 2 अलग अलग एटम हैं, तो जब 2 अलग अलग एटम से मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और आप पानी, आप मैंने बताया था
कि आप चाहे गढ़ा का पानी ले लो, नाली का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, दुनिया का कहीं का भी पानी लोगे, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा, यानी कि वो हर जगह 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा। और प्लस यहाँ पर 2 अलग अलग एटम हैं, तो इसलिए इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। समझ गए ना। अब देखो, अब ये कंपाउंड है और यहाँ पर एलिमेंट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखो एलिमेंट हो गया जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इसका आप रेशियो ऑफ मास ऑफ एटम निकालोगे ना, यानी कि जो एटम है उसका मास, उसका रेशियो, उसके मास का रेशियो, तो क्या कह वो कितना होगा, 1:8। वाटर का ये होता है। तो आप ये हमने शुरुआत में निकालना सीखा था कि किस तरीके से निकाला जाता है। अब देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम, एटम का रेशियो, तो देखो कितने यहाँ पर एटम है, तो हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 1, तो इसलिए 2:1। और इसी तरीके से सारा है। जैसे अमोनिया हो गया NH3, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, 2 अलग अलग एटम है। और यहाँ पर इसका अगर आप रेशियो निकालोगे इसके मास का, तो 14:3 आएगा, और रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम निकालोगे तो 1:3 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एटम है, इनका रेशियो अगर देखोगे तो कितना आएगा, 3:8 मास का रेशियो। और अगर आप एटम नंबर के रेशियो देखोगे तो 1:2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है और O2 है, ठीक है, तो इसलिए ये 1:2 आएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आयंस। क्या होता है आयंस। अब आता है अगला टॉपिक, क्या होता है आयंस और क्या होता है वैलेंसी। आपको पहले बता दूं, ये आयंस और वैलेंसी के बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बस थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। ये ऐसा इसलिए जान रहे हैं ताकि अगर आप अगला चैप्टर पढ़ो तो ऐसा ना लगे कि भाई हम दूसरी दुनिया में आ गई क्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या होता है आयंस। सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। तो देखिए आयंस, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पेसीज, द चार्ज स्पेसीज कॉल्ड आयंस। इसका मतलब ये है कि भैया जितने भी एटम ओटम होते हैं, कुछ एटम जो होते हैं भैया चार्ज कंटेन करे रहते हैं, कुछ पॉजिटिव का चार्ज कंटेन करे रहते हैं, कुछ नेगेटिव का चार्ज कंटेन करे रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने देखो एग्जाम्पल लिखा है, जैसे कि यहाँ पर है भैया Na का मतलब क्या है, सोडियम। तो सोडियम के ऊपर देखोगे इसे प्लस लगा है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, ये आयंस कहलाएगा। तो आयंस क्या होता है जान गए, यानी कि ऐसा कोई एटम जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो उसको हम आयंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखोगे Cl यानी कि क्लोराइड, तो क्लोराइड के ऊपर देखोगे माइनस का साइन लगा है, यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, यानी कि ये क्या कहलाएगा भैया, ये नेगेटिव एटम है। ठीक, अब देखो यहाँ पर है Mg2+, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। यहाँ देखो O2-, यानी कि O के ऊपर -2 का चार्ज है। समझ गए ना। तो भैया किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज लगा है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयंस। और यहाँ जो ऊपर लगा रहता है ना, इसी को हम चार्ज कहते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये चार्ज है, ये क्या है, ये चार्ज है, ये क्या है, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है। समझ गए चार्ज क्या होता है। तो आप अपने बुक में भी देखो, पेज पलट के देखो, कहीं ना कहीं ऐसा लिखा होगा, तो वही क्या कहलाता है, वही आयंस कहलाता है। अब किसी नहीं लिखा रहता तो क्या भैया वो आयंस कहलाएगा, तो वो आयंस नहीं कहलाएगा। जिसके ऊपर चार्ज है वो आयंस कहलाएगा। Fe3+ है, यानी कि इसके ऊपर 3+ है, 3 पॉजिटिव का चार्ज है, ये भी आयंस है। N-3 है, यानी कि इसके ऊपर 3 नेगेटिव का चार्ज है। अब केमिस्ट्री में भैया हम पॉजिटिव नेगेटिव ये नहीं कहते हैं, तो केमिस्ट्री में हम कहते हैं एनायन कैटायन। तो जिसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज रहता है उसे हम कहते हैं एनायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज रहता है उसे हम कहते हैं कैटायन। अब इसको याद कैसे करोगे, तो इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे कैटायन बोल रहे हो ना, तो कैटायन में देखोगे बीच में प्लस टाइप का आ जाता है, यानी टी टाइप का आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भैया मान चलो प्लस का है, यानी कि पॉजिटिव का है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज वो कैटायन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वो एनायन। तो समझ गए ना। देखिए यहाँ पर वही लिखा है, द नेगेटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटायन। तो आप समझ गए होंगे क्या होता है आयन, क्या होता है कैटायन, क्या होता है एनायन। किसी के ऊपर चार्ज लगा है तो क्या कहलाएगा भैया, आयन कहलाएगा। पॉजिटिव है तो कैटायन, नेगेटिव है तो एनायन। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट में है, द ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक। इसका मतलब ये है, जब ग्रुप ऑफ एटम हो, यानी कि जब एक से ज़्यादा एटम हो अलग अलग, उनके ऊपर जो चार्ज नेट चार्ज रहता है उसको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है तो भैया OH। OH का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो O अलग एटम है, H अलग एटम है, इनके ऊपर कोई चार्ज है, माइनस का चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगा भैया, ये पॉलीएटॉमिक कहलाएगा,
क्योंकि इसके ऊपर देखो यहाँ पर 2 एटम है ना अलग अलग, तो ये पॉली एटॉमिक कहलाएगा, और इसके ऊपर कोई चार्ज भी है तो ये पॉली एटॉमिक कहलाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसको कि हम कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या है भैया? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट होता है उसका कंबाइनिंग पावर को ही हम वैलेंसी कहते हैं। कंबाइनिंग पावर का मतलब ये है, जैसे कि मान लो आप 2 केमिकल ले लिए, तो जब आप 2 केमिकल लेते हो उसको जब आपस में मिलाते हो तो वो रिएक्ट करने लगता है, तो कितना तेजी से, कितना विगरसली, कितने स्ट्रेंथ से वो रिएक्ट कर रहा है ना, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। अब ये वैलेंसी निकाली कैसे जाती है इसको अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बस ये जान जाइए कि कोई एलिमेंट है, कोई एटम है, वो एक एटम से दूसरे एटम से कितना तेजी से रिएक्ट कर रहा है, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। समझ गए अब ना? अब देखिए ये कैसे होता है। अब जैसे कि आप कभी कभी केमिकल डालोगे तो कौनो कौनो केमिकल भन्न एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि उनकी वैलेंसी तेज है, बहुत ज़्यादा है। कौनो कौनो केमिकल देखोगे डालोगे एकदम मध्यम बंधिम, एकदम लुल्लू पुंजुए से रिएक्ट होते हैं, तो उनकी वैलेंसी भैया बहुत कम है। यह हमारे निजी लाइफ में भी होता है। कैसे होता है? जैसे कि मान लो किसी का बर्थडे उड्डे आ गया, वहाँ पर कई आंटी उंटी आई रहती हैं, ठीक है, तो आंटी वहाँ पर आई हैं, तो आप देखोगे कौनो कौनो आंटी एक दूसरे की बुराई करने लगती हैं। जैसे जानते हो कहीं 2 औरत मिली तो भैया चुगली करना चालू। अब क्या होगा, वो औरत क्या कहेगी दूसरे, मतलब एक आंटी क्या कहेंगी दूसरे आंटी को, देखा है इनका उठले लिए जैसे मुँह खुश हुई है लागत है, पता नहीं कौन उठलाली लगा है, ऐसे कहेंगी। और मान लो वो सुन ली, और जब वो सुन लेंगी तो भैया दोनों जनी ला झोटा उखड़ाउल हो जाएगा वहीं, यानी कि एक दूसरे के बाल नोच, कैसे कह दूँ मैं, इस तरीके से मतलब लड़ाई उड़ाई होने लगेगी। यानी कि वो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर हावी कर जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से भैया एकदम रिएक्ट कर जाएंगे। तो कितना तेजी से रिएक्ट कर रही हैं, कितना तेजी से लड़ रही हैं, कितना स्ट्रेंथ से लड़ रही हैं, वही उनकी वैलेंसी कहलाएगी। समझ गए? अब भैया केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में यही चीज़ केमिकल में देखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वैलेंसी अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम खखोर खखोर पढ़ेंगे। देखो वैलेंसी इसका होता है, वैलेंसी कैन बी यूज्ड to find out how the atom of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound। वही चीज़ जो मैंने बताया कि जब 2 केमिकल डालते हो कितना तेजी से रिएक्ट करता है उसके एलिमेंट, उसके एटम कितना तेजी से रिएक्ट करते हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। तो आई होप आप समझे होंगे आयंस और वैलेंसी के बारे में। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम समझते हैं राइट केमिकल फॉर्मूला। देखो ये केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाया जाता है, अब इसको हम समझते हैं। जैसे कि आप देखते होगे ना Na2CO3, इस तरीके से बहुत चीज लिखा रहता है। अब ये बनाया कैसे जाता है इसको समझते हैं। देखिए ये केमिस्ट्री की जान है, यहाँ से लगभग हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा 100%। ध्यान से देखिएगा। देखो समझते हैं किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। तो केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए ना आपको ये चार्ट याद रहना चाहिए भैया, इतना जान जाओ। चाहे आप नाक रगड़ कर याद कर लो, चाहे थोड़िया रगड़ के याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, लेकिन याद कर लेना, क्योंकि इसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे। देखो यहाँ पर हमें दिए गए सोडियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो देखो जो भी आपको दिया रहे उसका भैया जो होता है ना फॉर्मूला, पहले उसको नीचे लिखो। जैसे सोडियम का होता है Na+ और कार्बोनेट का होता है CO3+2। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे, कहेगा भैया सोडियम कार्बोनेट राइट केमिकल फॉर्मूला, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एकदम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है Na+। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता, केवल 2 स्टेप। सबसे पहले Na+, यानी कि जो चीज़ लिखा है उसकी जो पावर है उसको नीचे लिख दो। इसकी पावर कितनी है? 1 है। देखो अगर प्लस लगा या फिर माइनस लगा है उसका मतलब 1 ही माना जाता है, ठीक है। यानी कि प्लस का 1 माइनस का 1। यहाँ पर देखोगे क्या लिखा है? CO3 2+, तो ऊपरा जो लिखा रहता है ना उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? 2+, तो हम लिख देंगे 2+। चाहे आप प्लस लिखो चाहे ना लिखो, कोनो मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये दूसरा स्टेप है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाता है। देखो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये वाला जो रहेगा जाकर इसमें जुड़ जाएगा, ये 1 जो रहेगा ये वाला जाकर इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो Na है, अब ये जो 2+ है ना वो आकर जुड़ जाएगा। ये जो 2+ है ये ऊपरा नहीं जुड़ेगा, यहाँ नीचवा जुड़ेगा। ऐसे ऊपरा जिन लिख देना, गलत हो जाएगा नीचे। अब उसके बाद ये 1 है, 1 इसमें चला जाएगा। अब चाहे 1 लिखो या न लिखो कोनो मतलब नहीं, तो इसलिए हम इसको CO3 रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे 3 है तो 3 हम लगा दिए। क्योंकि ये 2 जो है ऊपर इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये जो 2 है भैया ये तो इसमें चला गया है। समझ गया ना? तो यही बन गया आपका केमिकल फॉर्मूला। अब इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन तरफ। मैग्नीशियम फॉस्फेट, यहाँ पर देखो Mg है, ऊपर लिखा है 2+, तो हम लिख देते हैं 2+। यहाँ पर लिखा है PO4 3+, ऊपर 3+ है तो यहाँ 3+ लिख देंगे। क्या करेंगे भैया?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो 2 जो है इसमें चला जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा, तो लिख दो भैया mg, 3 जो है इसमें आ गया mg में, 3 लिख दो नीचे। उसके बाद PO4, ठीक है। अब देखो ये जो 2 है इसमें चला गया, अब मैंने बताया जो है ये ऊपरा नहीं लिखा जाता, हमेशा नीचे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। लेकिन अब आप यहाँ पर देखोगे थोड़ा अड़बंग टाइप का नहीं लग रहा है, ये भैया 42 लग रहा है, तो 42 हम नहीं लिखेंगे, इसीलिए भैया हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, समझ गए ना। अब देखो ये जो 2 है, ये 2 जब जाएगा इधर तो ये P और O में दोनों में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए, ताकि जब ब्रैकेट खुले तो P और O में दोनों में चला जाए, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। अब ये जो तीसरा वाला है ये आपके लिए होमवर्क है, चौथा वाला बता देता हूँ क्योंकि चौथे वाले माइनस लगा है, नहीं तो आपका जीरा धकर धकर करेगा भाई ये कैसे माइनस आ गया। तो यहाँ पर है Mg2+, तो यहाँ 2+ को नीचे लिखेंगे, OH माइनस, तो -1 है तो 1 माइनस लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा यानी कि 1 ही होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो Mg में क्या आ जाएगा -1, तो लिख दो Mg, -1 लिखेंगे नहीं क्योंकि हम साइन यहाँ पर लगाते नहीं है, और 1 को चाहे लिखो या ना लिखो कोनो मतलब नहीं। OH में 2 चला जाएगा तो भैया OH यहाँ पर 2 लिख दो, लेकिन ये जो 2 है भैया वो O और H दोनों में जाएगा, तो हम ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, समझ गए ना। अब आप सोचोगे यहाँ ऊपर माइनस था, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये भैया ये -1 है, तो ये -1 तो इसमें चला गया, और हम यहाँ पर माइनस लिखते नहीं है नीचे। तो आई होप आप समझोगे किस तरीके से केमिकल फार्मूला बनता है, ये वाला आपका होमवर्क कैसो कहीं कर लेना, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, इसको हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, ये हमने शुरुआत में सीखा था, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं क्योंकि आपके बुक में दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर मास हम उसे कहते हैं मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के मास को हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था एटॉमिक मास, यानी कि एक एटम के मास जितना होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एक मॉलिक्यूल का जितना मास होता है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल बनता कैसे है, जैसा कि आप जानते होंगे भैया कुछ एटम जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं, जैसे होता है H2O, ये क्या है, पानी है, तो ये पानी का एक मॉलिक्यूल है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, यानी कि टोटल 3 एटम है। तो 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का निर्माण बना रहे हैं, और वो मॉलिक्यूल पानी का मॉलिक्यूल है, समझे ना। तो यहाँ पर जब हम इसका मास निकाल लेंगे ना, तब यही हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है। तो इसका निकालेंगे कैसे मास, तो इसको ये निकालने के लिए ना भैया आपको एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। एटॉमिक मास जिसको कि हम यूनिफाइड मास भी कहते थे, तो एटॉमिक मास यानी कि H का मास, H का मतलब एक क्या कहते हैं, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो आप जानते हो कि 1 होता है, 1U होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है निचवा, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है भैया 16, तो 16 हम लिख देंगे, 16 एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 16 18 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर U लगा देंगे क्योंकि इसको हम यूनिफाइड मास भी बोलते हैं, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद रहना जरूरी है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। ये लिस्ट है भैया, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं। तो आई होप आप समझे होगे किस तरीके से केमिकल फार्मूला बनाया जाता है और ये मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो आप समझते हैं क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल कॉन्सेप्ट भैया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब कैसे बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय रहता है और यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ये जान जाओ। देखिए समझते हैं क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसके डेफिनेशन में लिखा है भैया 1 मोल ऑफ a substance is equal to 6.022 into 10 की पावर 23 यूनिट, आल्सो कॉल्ड एवोगाद्रो नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है Na से। अब मुझे पता है आप मुड़ी खजुआने लगे होगे, आपको समझ नहीं आया होगा। अब इसको आसान भाषा में एकदम समझो। देखो मान लो आप बाजार गए हो, आप जब बाजार जाते हो, मान लो केला वाला खरीदने गए हो। अब मान लीजिए आप केला खरीदे, तो आप 1 दर्जन केला खरीदते हो, 2 दर्जन केला खरीदते हो। तो अगर कोई आदमी 1 दर्जन बोलता है तो आपके मन में क्या याद आता है, आपको भैया 12 याद आता है, क्योंकि 1 दर्जन अगर आप केला लोगे तो 12 केला देगा, समझे ना। तो आप अगर 1 दर्जन कोई बोलेगा तो आपको 12 यूनिट याद आता है, यानी कि 12 ठो। मान लीजिए एक दर्जन सेब दे दो तो 12 ठो सेब देगा, समझ गए ना। मान लीजिए 1 दर्जन चाटा दे दो, यानी कि 12 ठो चाटा देगा। वैसे देखो अब एक पेयर की बात करें, एक पेयर का मतलब होता है 1 जोड़ी। अगर मान लीजिए आप जूता खरीदने गए हो तो कहो भैया 1 जोड़ी जूता दिखा दो, आप बोले हो 1 जोड़ी,
लेकिन वो देगा आपको 2 जूते, कहाँ दोनों गोड़ों में पहनोगे, ठीक है। अब देखिए ये जूता उता की बात, जब शादी उदी हो जाती है तो आदमी जूता उता बात नहीं करता, तब कहता है भैया एक जोड़ी बाली दे दो, बहुत इनको पहनना है समझ गए। तो जोड़ी का मतलब क्या है, उसमें आपका हमेशा 2 ठो आ जाएगा ना, मतलब एक जोड़ी की बात करोगे तो उसमें 2 ठो यूनिट आते हैं, मान लो एक जोड़ी जूते तो भैया 2 ठो जूते, 1 दर्जन केले यानी कि 12 केले, तो समझ में आ गया ना। अब देखो वही बात करें एक मोल की, जिस तरीके से 1 दर्जन में 12 ठो आता है, एक पेयर में 2 ठो आता है, वैसे 1 मोल में इतना आता है, इतना गिनती आता है, समझ गए। तो इतना गिनती कितना होता है इसको समझो, जैसे 10 के पीछे 23 ठो जीरो लगा दो तो इतना बड़ा गिनती ये होता है। अगर आप गए मान लो बाजार और कहें कि भैया 1 दर्जन 1 मोल केले दे दो, तो 1 मोल केले का मतलब समझ रहे हो, इतना केला, यानी कि 10 के पीछे 23 अरबों खरबों में चला जाएगा, यानी कि अरबों खरबों केले दे दो, इतना शहरों में नहीं होगा। तो केलवा वाला कहेगा लागत तो सठिया ही गया तो ये 1 मोल जो होता है ये बहुत बड़ा होता है। अब आप एक बार मूढ़ी खजुआ और सोचे यार ये मोल बनाया क्यों गया, क्यों यार मतलब इतना बड़ा नंबर कौन सी ज़रूरत है, कौन सा हमें केला वाला इतना ज़्यादा गिनना है या फिर कोई चीज़। तो भैया इस 1 मोल से ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एटम हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक बोतल है और उसमें पानी है, तो उस पानी के अंदर कितने एटम कितने मॉलिक्यूल है ना, वो आप काउंट कर सकते हो केवल इस नंबर की मदद से। तो समझ जाओ कितना कमाल का नंबर है ये। और इसी नंबर को भैया हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, क्योंकि ये एवोगैड्रो तो साइंटिस्ट थे, वो तो अपने नंबर से मिलता जुलता इसका नाम रख दिए एवोगैड्रो नंबर। आप भी कभी बड़े होना कोई चीज़ की खोज करना तो अपने नाम पर रख देना गजोधर नंबर समझ गए ना। तो ये एवोगैड्रो नंबर इसी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर को हम Na से भी डिनोट करते हैं। अगर आप Na कहीं लिख दोगे तो आदमी जान जाएगा आप इसी नंबर की बात कर रहे हो। तो यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया। तो 1 मोल क्या होता है ये आप समझ गए। अब देखो समझते हैं क्या होता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड, यानी कि 1 मोल का मास कितना जितना होता है उसी को हम मोलर मास कहते हैं। अब 1 मोल जो रहता है ये कहाँ कैलकुलेट किया जाता है ये आप पहले समझो। तो मैंने बताया ये जो मोल है ये हमेशा एटम मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 1 मोल में कितने एटम आएंगे, तो कुछ इतने एटम आएंगे, समझ गए। तो उनका मास कितना होगा वही कहलाता है मोलर मास, समझ गए ना। इतना हार्ड है ये। अब देखो मान लो मुझे कह दिया, कोनो आदमी कह दिया कि मैं आपको 1 मोल ऑक्सीजन के एटम देता हूं, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन का एटम देगा तो मुझे कितना एटम देगा ऑक्सीजन का, तो कुछ इतना देगा, इतने एटम मुझे देगा। अब उसका मुझे कैलकुलेट करना है मास, तो वही कहलाएगा मोलर मास। किसका मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करना बहुत इजी है। कैलकुलेट करने के लिए आपको केवल एटॉमिक मास पता रहना चाहिए। एटॉमिक मास को हम यू से डिनोट करते हैं, यानी कि यूनिफाइड मास, ये आपको पता ही होगा। एटॉमिक मास आपको याद करना है, ये मैंने शुरुआत में बताया था, शायद आप याद भी कर लिए होगे, नहीं याद किए हो तो याद कर लेना क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है। अब देखो मान लो मुझे कहता है ऑक्सीजन का, आप ऑक्सीजन के 1 मोल का मास निकालो। 1 मोल के मास का मतलब यानी कि 1 मोल कितना होता है भैया, इतना, यानी कि कोई आदमी मुझे इतने एटम देगा ऑक्सीजन के, तब मुझे उसका मास निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। यानी कि मुझे कितने एटम के मास निकालना है ऑक्सीजन के, तो मुझे निकालना है 6.022 इंटू 10⁻23। अब मुझे पता है कि 1 एटम का मास कितना होता है ऑक्सीजन के। तो देखिए एटॉमिक मास कहते किसे हैं, तो 1 एटम का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो 1 ऑक्सीजन का जो एटम होता है उसका मास कितना होता है, तो वो होता है भैया 16U, ये आप जानते ही होंगे। तो ये 16U यानी कि 1 एटम का मास इतना है, तो इतने एटम का मास कितना होगा, तो भैया उस 1 एटम के मास से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो भैया आंसर आ जाएगा। यानी कि 16 से ही इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यानी कि अगर हमें किसी भी एटम के मास निकालना है, किसी भी एटम का मोलर मास निकालना है, तो एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे और उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, उसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कह देता कोनो आदमी कि कार्बन का मोलर मास निकालो, तो कार्बन का मोलर का मास मतलब 1 मोल का मास, तो 1 मोल कितना होता है कार्बन, तो 1 मोल कितना होगा 6 पॉइंट कुछ इतना होगा। अगर कोई आदमी कहता है भैया मैं आपको 1 मोल कार्बन देता हूं, तो 1 मोल कार्बन का मतलब मुझे इतने कार्बन के एटम देगा। अब मुझे इसका मास निकालना है, तो मुझे कार्बन का 1 मोल का मास, 1 एटॉमिक मास पता है, वो होता है 12, तो 12U, अब इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो भैया ये एक मार्कर है, ये मार्कर है भैया 10 ग्राम का, ठीक है।
और इसी तरीके से 10 ठो और मार्कर हैं। तो मुझे एक मार्कर का पता है कि कितना ग्राम है, 10 ग्राम का है। वैसे 10 ठो जो है मार्कर वो कितने ग्राम के होंगे, वो 100 ग्राम के होंगे। क्यों? क्योंकि सारे सेम हैं। वैसे जो यहाँ पर भी देखो, मुझे पता है भैया, मुझे पता है कि एक एटम का मास इतना है, तो इतने एटम का मास कितना होगा, तो उसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही मोलर मास निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ तक समझ गए होगे। मान लो मुझे H2O का निकालना है, यानी कि पानी का मुझे मोलर मास निकालना है, तो पहले 6.022, ठीक है। तो जो ये पानी है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है पानी का, तो उसमें कितने आएंगे, कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो कुछ इतने मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि एक मोल का मतलब ही यही होता है, इतना, ठीक है। अब आप जानते हो H2O का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, वो होता है भैया 18U। हमने शुरुआत में निकाल के देखा था, इसे मल्टीप्लाई कर तो ये आंसर आ जाएगा। अब आप एक बार मूड़ी खजुआओ और सोचो कि भैया अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा शायद रात हो जाएगी, शायद आप रात में वीडियो देख रहे हो तो दिन हो जाएगा समझे। तो इतना यार बड़ा मल्टीप्लाई करने से बढ़िया हम क्या करें। तो साइंटिस्टों ने एक दिमाग लगाया कि ये जो एवोगैड्रो नंबर होता है ना, ये यूनिफाइड मास को डायरेक्ट ये ग्राम में बदल देता है। यानी कि अगर मान लो H2O है, तो H2O को इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर मैं केवल लिख दूं 18 ग्राम ना, तो ये उसी के ही बराबर होगा जब आप पूरा मल्टीप्लाई करके लाओगे, समझे। यानी कि अगर आप इतना पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 18 ग्राम निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पर जो यूनिफाइड मास है वो जी में बदल जाएगा, यानी कि ग्राम में बदल जाएगा, समझे ना। यानी कि अगर आप एक मोल वाटर के मॉलिक्यूल लाते हो और फिर उसको और फिर उसके यूनिफाइड मास से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 18 ग्राम निकल के आएगा आपके पास पानी, वाटर, समझे ना। इसको एक बार ध्यान से देख लेना 10 सेकंड पीछे करके। अब देखो, मान लो मुझे ऑक्सीजन दे दिया है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के यार इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से बजाय अगर मैं केवल 16 ग्राम ही लिख दूं ना, तो यही इसका मोलर मास भी है, समझे ना। अब देखो 16U है, 16U से डायरेक्ट जी में बदल गया। अब मुझे मान लो नाइट्रोजन दिया गया है। अब नाइट्रोजन को मैं क्या करूंगा, इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 14 को इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। केवल अगर मैं 14 ग्राम लिख दूं ना, तो यही नाइट्रोजन का मोलर मास है, समझे। यानी कि ये जो U है ये डायरेक्ट जी में बदल जाता है। यहाँ पर जो 14U है, यही U जो रहेगा ये जी में बदल जाएगा। तो ये भी भैया बहुत कमाल की चीज़ है, समझ गए। यानी कि अगर आपको कोई कह दे मोलर मास निकालो, तो डायरेक्ट अगर आपको उसका एटॉमिक मास पता है, तो भैया उसको जी लिख दो, U की जगह जी लिख दो, हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में इतना ही था, ठीक है। अब बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मोल कॉन्सेप्ट के, और कुछ एक आध दो फॉर्मूले हैं, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपके घर में जो बोतल है उसके अंदर जो पानी है, उस पानी में कितने मॉलिक्यूल से इसको आप काउंट कर सकते हो। आइए चलिए अब काउंट करते हैं। तो आपके यारी बगल कौन बोतल होता हो, उसको ले लिया और उसमें पानी भर लीजिए, क्योंकि अब उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं अब उसको काउंट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली काउंट करने के लिए आपको केवल 2 फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो हेई वाला और एक तो हेई वाला। हेई वाला और हेई वाला कौन कौन से फॉर्मूले, इसको जानते हैं। देखिए जो हेई वाला है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर कभी भी आपको मोल्स निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना रहेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। आपको मोल तो पता ही होगा क्या होता है। मोल का मतलब क्या होता है, हमने जाना था एक मोल क्या होता है। एक मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है भैया, वो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 10 के पीछे 23 जीरो लगा दो, ये होता है एक मोल। यानी कि अगर आप इतने एटम ले लो तो ये एक मोल कहलाएगा, अगर आप इतने मॉलिक्यूल ले लो तो ये एक मोल कहलाएगा, अगर आप इतने केले ले लो वो भी एक मोल कहलाएगा। इतना तो आ रहा है। अब चलते हैं आगे थोड़ा। देखो ये एक मोल, अगर आपको मतलब मोल निकालना हो कितने नंबर ऑफ मोल है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल कि कितने उसमें नंबर ऑफ एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू Na। Na का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब चलिए हम पता लगाते हैं कि हमारे बोतल के अंदर जो पानी उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। तो आप एक ठो बोतल ले लो, नहीं ले रहे तो मैं ही एक ठो बना लेता हूँ। तो मान लो हमने यहाँ पर एक ठो बोतल बना लिया, ये भैया पानी वाला बोतल है, ठीक है, कौन और मत समझना। तो ये पानी वाला बोतल है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी वानी भर लेते हैं, क्या हमें वही निकालना है, तो हमने थोड़ा सा पानी भर लिया, ठीक। अब ये पानी को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, H2O कहते हैं केमिस्ट्री भाषा में। और हम मान लेते हैं ये हमारे पास 180 ग्राम है, मान लेते हैं, ठीक है,
चलिए हमने मान लिया 180 ग्राम है बस। अब हम निकालते हैं इसके अंदर कितने मोल्स हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला में क्या लगाना है, नंबर ऑफ मोल। ठीक, हमें फाइंड करना है कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसके अंदर कितने मोल्स हैं, फिर हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर कितने मोल्स हैं, सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला रखना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास कितना गिवन मास है, 180 ग्राम, तो ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 180। अब हमें निकालना है, अब हमें नीचे लिखना है क्या, मोलर मास। अब मोलर मास कैसे निकाला जाता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पर H2O है, तो यहाँ पर हमें मोलर मास किसका रखना पड़ेगा, H2O का, क्योंकि हमें H2O का तो निकालना है भैया। तो देखो H2O का मोलर मास कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो 18 ग्राम, ये भी ग्राम, ऊपर वाला भी ग्राम। अब ये 18 ग्राम कैसे आया, तो देखो जैसा कि आप जानते हो जो H2O होता है वो 18 U के बराबर होता है, यूनिफाइड मास। तो ये जो अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक 18 ग्राम हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर 18 ग्राम लिख दिया है। अब अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 8 10 से 180, तो 8 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया क्या आपका नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। अब आपको यहाँ पर इसका मतलब समझ नहीं आएगा, आप समझो। जैसे कि मान लो आपके पास 120 केले हैं, अब मैं पूछूं कि आपके पास कितने दर्जन केले हैं, तो भैया आप सिंपल से 120 को आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 10 दर्जन केले हैं। वैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये हमारे पास पानी है, हमारे पास 180 ग्राम पानी है, और मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास कितने मोल्स हैं पानी के। तो भैया आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, तो हम सबसे पहले जानेंगे जो पानी होता है उसका मतलब 1 मोल कितना बराबर होता है, तो वो 18 ग्राम के बराबर होता है। फिर भैया 18 को और 180 को डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा 10 ग्राम। ठीक, यानी कि हमारे पास 10 ग्राम मोल्स हैं पानी के। अब हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसको समझो, तो हमने निकाल लिए 10 ग्राम है। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरे फॉर्मूले में हमें क्या दिया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें क्या है भैया, 180 है, और मोलर मास हमें कितना है भैया, 18 है मोलर मास H2O का। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, गिवन मास और मोलर मास, तो हमारा 10 आएगा। तो हम 10 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। इनटू हमें क्या करना है, Na का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बस अगर आप यही 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कौनो दिक्कत नहीं है। सोचो मतलब हमने क्या किया, बोतला के अंदर पनियम कितने मॉलिक्यूल से उसको काउंट करके लिख दिया। अब मैं मान रहा हूँ कि गिनती बहुत बड़ी है, लेकिन हमने निकाल तो लिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो। और इसी तरीके से आपके मतलब बुक में पूरा क्वेश्चन भरा पड़ा है इसी तरीके से। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि कितने आपके बोतला के अंदर पानी में मॉलिक्यूल्स हैं। और मान लीजिए आपको कैसो कहीं कि पता चल गया कि आपके रूम में इतना लीटर गैस है, ठीक है, इतना गैस है। तो अगर आपको ये पता चल गया इतना गैस है ना, तो इसी फॉर्मूले से आप गैस वो कितने एटम प्रेजेंट है वो निकाल सकते हो। कैसे, यही बस दोनों फार्मूला रख दो और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना अंतिम में वो निकल के आ गया। तो आई होप आप समझी होगी कि किस तरीके से भैया हम नंबर ऑफ मोल से, किस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं। इतना आसान होता है वो आप समझ सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले, कि यही नहीं कि रिजल्टों के दिन खाली फ़ोन करे कितने नंबर पाए। ठीक है, जब पढ़ेंगे उन्हें पता लगेगा कैसे नंबर आता है।